जेठ महीने की तपती दोपहर, सूरज आसमान से आग उगल रहा है। रीमा की छोटी सी टिन की झोपड़ी भट्टी की तरह तप रही है। अंदर एक पुराना जंग लगा पंखा खटखट की डरावनी आवाज करता हुआ धीमी गति से घूम रहा है। वह हवा कम और गर्म लू ज्यादा फेंक रहा है। माँ, बहुत गर्मी लग रही है। ये पंखा तो बिल्कुल हवा नहीं दे रहा। मेरा शरीर जल रहा है माँ। हाँ माँ, मुझे तो प्यास भी बहुत लग रही है। पानी भी एकदम उबल गया है मटके में। बस थोड़ी देर और सह लो मेरे लाल, शाम होते ही थोड़ी ठंडक हो जाएगी। मैं कल ही जाकर कुछ काम ढूंढती हूँ ताकि इस पंखे को ठीक करवा सकूं। बाहर झोपड़ी के पास नीम के पेड़ पर हरियाली तोती और लूसी कबूतरी बैठी यह सब देख रही हैं। हाँ, हे भगवान, कैसी भयंकर गर्मी है। हम तो पेड़ों की छांव में छिप जाते हैं, लेकिन बेचारी रीमा और उसके बच्चों का क्या? उनकी झोपड़ी तो एकदम अवन की तरह तप रही है। हाँ हरियाली, मैंने सुना है कि बड़ी कोठी वाली गोरी कव्वी को खाना बनाने के लिए किसी की तलाश है। क्यों ना हम रीमा को वहाँ भेज दे? एकदम सही कहा। मैं अभी जाकर रीमा को बताती हूँ। कोठी के अंदर बड़े से हॉल में एसी और कूलर की ठंडी हवा चल रही है। उफ, इस गर्मी में रसोई में जाकर खाना बनाना मेरे बस की बात नहीं है। गैस की आंच से मेरा तो चेहरा ही काला पड़ जाएगा। सासू माँ, हमें कोई काम वाली रख लेनी चाहिए। ठीक कह रही हो बहू, गर्मी वाकई बहुत ज्यादा है। अगर कोई जरूरतमंद मिल जाए तो उसे काम पर रख लेंगे, उसका भी भला होगा और हमारा भी। तभी बाहर से रीमा की आवाज आती है। हरियाली तोती के कहने पर रीमा काम मांगने आई है। मालकिन, क्या अंदर आ सकती हूँ? सुना है आपको खाना बनाने के लिए किसी की जरूरत है। हाँ, जरूरत तो है। खाना बनाना आता है ठीक से। और सुनो, काम में कोई कोताही नहीं चाहिए मुझे। जी मालकिन, मैं बहुत अच्छा खाना बनाती हूँ। बस एक विनती है, क्या मैं अपने दोनों बच्चों को साथ ला सकती हूँ? वे काम में कोई दखल नहीं देंगे, बस यहाँ के किसी कोने में चुपचाप बैठ जाएंगे। मेरी झोपड़ी में बहुत गर्मी है। हाँ हाँ, क्यों नहीं। कोठी बहुत बड़ी है। बच्चों को बगीचे में या बरामदे में कूलर के पास बिठा देना। कल से आ जाओ। रीमा मन लगाकर रसोई में तरह तरह के पकवान बना रही है। बाहर बरामदे में कूलर की ठंडी हवा चल रही है। गुड़िया और कुकू आराम से बैठकर खेल रहे हैं। दीदी, यहाँ कितनी ठंडी हवा है ना, मन करता है यही रह जाए। हाँ कुकू, माँ भी कितनी खुश है। रीमा रसोई की खिड़की से बच्चों को मुस्कुराते हुए देखती है और सुकून की सांस लेती है। रात का समय, उमस इतनी ज्यादा है कि सांस लेना मुश्किल हो रहा है। अचानक चिंगारी निकलती है और वह पुराना खटखट करता पंखा हमेशा के लिए बंद हो जाता है। हे भगवान, ये क्या हो गया? पंखा तो बिल्कुल जल गया। बच्चे गर्मी से बिलखने लगते हैं। रीमा तुरंत एक बांस का हाथ वाला पंखा उठाती है और बच्चों को हवा करने लगती है। सो जा रीमा, कल सुबह काम पर भी जाना है। लेकिन अगर मैं सो गई तो मेरे बच्चे इस गर्मी में तड़प तड़प कर बीमार पड़ जाएंगे। नहीं, मैं इन्हें हवा करती रहूंगी। पूरी रात बीत जाती है। रीमा एक पल के लिए भी अपनी आंखें नहीं झपकाती। उसके हाथ दर्द से सुन्न हो जाते हैं, लेकिन वह पंखा झलती रहती है। अगली सुबह रीमा रसोई में काम कर रही है। उसकी आंखें लाल हैं और वह थकान से चूर है। गैस पर दाल उबल रही है। रीमा स्लैब के पास खड़ी है। अचानक उसकी आंखें भारी होने लगती हैं। वह बिना सोचे दीवार से सिर टिकाती है और उसे गहरी नींद की झपकी आ जाती है। कुछ मिनटों बाद दाल जलने की तेज बदबू पूरे घर में फैलने लगती है। अरे बाप रे, ये कैसी बदबू है? ए रीमा, ये क्या कर दिया तूने? रीमा हड़बड़ाकर उठती है। जी मालकिन। ओहो, हे भगवान, दाल जल गई। मुझे माफ कर दीजिए मालकिन, मेरी आंख लग गई थी। माफ कर दूं? यहाँ कोठी में सोने आती है या काम करने? मैंने तुझे काम के लिए रखा था, अपने बच्चों के साथ पिकनिक मनाने के लिए नहीं। अभी के अभी निकल जा मेरे घर से। और हाँ, इस जली हुई दाल के पैसे तेरे इस महीने की पगार से कटेंगे। एक फूटी कौड़ी नहीं मिलेगी तुझे। ऐसा मत कीजिए मालकिन, रात भर मेरा पंखा खराब था। मैं बच्चों को हवा करती रही, इसलिए सो नहीं पाई। मेरे बच्चों का क्या कसूर है? हमें मत निकालिए। कोई बहाना नहीं, निकल यहाँ से अपने इन भूखे बच्चों को लेकर। गौरी रीमा पर गुस्सा करती है और उसे नौकरी से निकाल देती है, जिससे रीमा रोते हुए गुड़िया और कुकू का हाथ पकड़कर कोठी से बाहर निकल जाती है। हरियाली तोती
और लूसी कबूतरी पेड़ से यह सब देखकर उदास हो जाती है। कुछ देर बाद गोरी की सास मंदिर से लौटकर आती है। वह गोरी को गुस्से में बड़बड़ाते हुए देखती है। क्या हुआ बहू, घर में इतना शोर क्यों है? और रीमा कहाँ है? सासू माँ, मैंने उस कामचोर को निकाल दिया। काम के समय सो रही थी और पूरी दाल जला दी। ऊपर से बहाने बना रही थी कि रात भर सोई नहीं। तभी खिड़की पर बैठी हरियाली तोती बोल पड़ती है और उसे रीमा की पूरी रात जागने की मजबूरी बताती है। वो सच कह रही थी मालकिन। कल रात उसका इकलौता पंखा जल गया। उस बेचारी माँ ने अपने दोनों बच्चों को रात भर हाथ से पंखा जला है। वो थकी हुई थी, कामचोर नहीं। सुना तुमने गोरी? तुमने बिना सच्चाई जाने एक गरीब और मजबूर माँ का अपमान किया। दाल जली थी, उसका पेट नहीं। तुमने उसे बिना पैसे दिए निकालकर बहुत बड़ा पाप किया है। चलो मेरे साथ अभी। दोपहर के समय गौरी और उसकी सास रीमा की झोपड़ी पर पहुंचती हैं। अंदर कदम रखते ही भयंकर गर्मी की लहर उनके चेहरों से टकराती है। ऐसा लगता है जैसे किसी ने ज्वालामुखी के पास खड़ा कर दिया हो। गौरी पसीने से भीग जाती है। उसे सांस लेने में भी तकलीफ होने लगती है। सासू माँ, यहाँ तो खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा, इतनी गर्मी। सामने रीमा अपने बच्चों को गले लगाए रो रही है। यह दृश्य देखकर गौरी कौवी का घमंड टूट जाता है और उसका दिल पसीज जाता है। बेटी रीमा, हमें माफ कर दे। मेरी बहू से बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे माफ कर दो रीमा दीदी। मैं एसी और कूलर की हवा में इतनी अंधी हो गई थी कि मुझे तुम्हारी ये भट्टी जैसी झोपड़ी और तुम्हारी मजबूरी दिखाई ही नहीं दी। तुम कल से ही नहीं बल्कि आज से ही काम पर वापस आ रही हो। मालकिन, आप? हाँ, और तुम्हारा ये टूटा पंखा अब यहाँ नहीं रहेगा। अगली शाम रीमा की झोपड़ी में अब एक नया चमचमाता हुआ और तेज हवा देने वाला फर्राटा पंखा चल रहा है। गुड़िया और कुकू पंखे के सामने खड़े होकर खुशी से चिल्ला रहे हैं। अरे, अब हमें गर्मी नहीं लगेगी। बाहर पेड़ पर बैठी हरियाली तोती और लूसी कबूतरी खुशी से पंख फड़फड़ा रही है। देखो हरियाली, अब जाकर रीमा के घर में सच में शांति आई है। कोठी में गोरी कौवी रीमा को इज्जत के साथ चाय दे रही है। दोनों के चेहरों पर एक सच्ची मुस्कान है। चिलचिलाती धूप में सड़क के किनारे टुन्नू और उसके पापा की नारियल पानी की छोटी सी दुकान लगी है। एक समय था जब यहाँ ग्राहकों की भीड़ होती थी, लेकिन अब सड़क के पार खुली नई और चकाचौंध भरी आधुनिक दुकानों ने उनका पूरा व्यापार ठप कर दिया है। टुन्नू के पापा अपनी पुरानी परंपरा नहीं छोड़ना चाहते और इधर गरीबी उनके परिवार को अंदर ही अंदर खोखला कर रही है। आज सुबह से सिर्फ 2 नारियल बिके हैं टुन्नू। सामने वाली उस कांच की दुकान ने हमारी रोजी रोटी छीन ली है। लोग अब रंग बिरंगे डिब्बों का जूस पीना पसंद करते हैं। बाबूजी, समय बदल रहा है। हम भी कब तक इस टूटी ठेली के सहारे बैठे रहेंगे? घर की हालत भी दिन ब दिन खराब हो रही है। कल रात की बारिश में पूरा घर भीग गया था। तो क्या अपना खानदानी काम छोड़ दूं? नारियल बेचना हमारी पहचान है, जो है इसी में गुजारा करना होगा। रात होते होते आसमान में काले बादल घिराते हैं। भारी बारिश शुरू हो जाती है। टुन्नू का घर जो पहले से ही जर्जर था, अब एक छलनी बन चुका है। छत से पानी टपक रहा है। अरे रीमा, वो आटा हटा वहाँ से। पूरा पानी उसी पर गिर रहा है। हे भगवान, कैसी किस्मती है। ना व्यापार चल रहा है और ना सिर पर ढंग की छत है। जी, आप उधर कोने में बैठ जाइए, वहाँ पानी नहीं आ रहा है। मैंने राशन के डिब्बे पन्नी से ढक दिए हैं, लेकिन अगर बारिश नहीं रुकी तो हमारे पास कल खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा। उस रात परिवार एक सूखे कोने में सिकुड़कर सोता है। रीमा की आंखों में नींद नहीं है। वह टपकती छत को देखकर किसी उपाय के बारे में सोच रही है। अगली सुबह बारिश थम चुकी है। आंगन में कीचड़ और पानी भरा है। कुक्कू और गुड़िया आंगन में खेल रहे हैं। उन्होंने दुकान से बचे हुए सूखे नारियल के खोखलों को इकट्ठा किया है और उन्हें मिट्टी के साथ जोड़कर एक छोटा सा घर बना रहे हैं। देख गुड़िया, हमारा घर बन गया। भैया, इस पर पानी डालकर देखते हैं कि अंदर जाता है या नहीं। रीमा उन्हें दूर से देख रही है। बच्चों का यह मासूम खेल रीमा के दिमाग में एक चिंगारी जला देता है। देखा, पानी सारा बाहर से बह गया। हमारा घर वाटरप्रूफ है। सूखे नारियल के खोल और मिट्टी ने मिलकर
एक बहुत मजबूत परत बना दी थी। जब ये छोटे छोटे नारियल पानी को रोक सकते हैं तो ये हमारे फैमिली को भी तो बचा सकते हैं। रीमा बिना समय बर्बाद किए काम में लग जाती है। वह टुन्नू की दुकान से रोज निकलने वाले सूखे और बेकार नारियल के खोल जमा करने लगती है। वह बांस, सूखी लकड़ियों और चिकनी मिट्टी की मदद से घर के पीछे एक नई रसोई बनाने का काम शुरू कर देती है। उसकी सास और पड़ोसी कौवे उसे देखकर मजाक उड़ाती हैं। अरे चाची, देखो अपनी बहू को। लगता है गरीबी में दिमाग खराब हो गया है। अब ये कचरे और नारियल के छिलकों से महल बनाएगी। रीमा, क्या तमाशा लगा रखा है? लोग हंस रहे हैं हम पर। ये कूड़ा क्यों जमा कर रही है आंगन में? जाकर घर का काम कर। माँ जी, बस कुछ दिन मुझ पर भरोसा रखिए। ये कचरा नहीं, हमारी छत है। बारिश फिर आएगी और तब ये घर हमारी रक्षा करेगा। रीमा किसी की नहीं सुनती। बच्चों की मदद से वह दिन रात एक करके एक खूबसूरत और मजबूत नारियल की रसोई तैयार कर लेती है। कुछ ही हफ्तों बाद गांव में एक भयानक तूफान आता है। हवा इतनी तेज है कि पेड़ों की डालियां टूट रही हैं। भारी बारिश के साथ तूफान उनके टूटे हुए घर से टकराता है। घर की पुरानी टीन की छत हवा के झोंके से उड़ जाती है और पूरा घर पानी पानी हो जाता है। भागो, छत उड़ गई है, दीवारें भी गिर सकती हैं। बाबूजी, माँ, जल्दी बाहर निकलो। सब लोग जल्दी से मेरी नई रसोई में आ जाइए, भागिए। पूरा परिवार भागकर रीमा की बनाई नारियल की रसोई में शरण लेता है। बाहर तूफान कहर ढा रहा है, लेकिन रसोई के अंदर न हवा का कोई झोंका है और न ही पानी की एक बूंद। नारियल और मिट्टी की मोटी दीवारें तूफान के सामने सीना ताने खड़ी हैं। मुझे माफ कर दे बेटी, मैंने तेरी मेहनत का मजाक उड़ाया। आज अगर तेरी ये रसोई ना होती तो हम सब मारे जाते। कोई बात नहीं माँ जी, हम सब सुरक्षित हैं, यही सबसे बड़ी बात है। तूफान के बाद अगली सुबह जब परिवार मुख्य घर में जाता है तो सब कुछ बर्बाद हो चुका होता है। पानी और सीलन के कारण उनका बचा खुचा लकड़ी का फर्नीचर, बिस्तर और कुर्सियां पूरी तरह सड़ और टूट चुकी हैं। अब हम क्या करेंगे रीमा? हमारे पास तो सोने के लिए बिस्तर तक नहीं बचा। जो टूट गया उसे भूल जाइए। अब हम अपना पूरा घर इन नारियलों से बनाएंगे। परिवार को नारियल की ताकत का एहसास हो चुका था। टुन्नू, उसके पापा और रीमा मिलकर सबसे पहले घर की छत और दीवारों को नारियल के खोल और मिट्टी से पक्का करते हैं। इसके बाद रीमा अपनी रचनात्मकता का इस्तेमाल करती है। वह बड़े नारियलों और लकड़ी को जोड़कर एक नया बिस्तर, एक सुंदर सोफा और रोजमर्रा के इस्तेमाल के लिए मजबूत बर्तन, प्लेट, कटोरी, कप बनाती है। टुन्नू, आज से हम सिर्फ नारियल पानी नहीं बल्कि ये भी बेचेंगे। इन्हें पानी के साथ सजा कर रखना। अगले दिन वह टुन्नू को ये सामान दुकान पर ले जाने के लिए कहती है। टुन्नू की दुकान पर जब लोग नारियल पानी पीने आते हैं तो उनकी नजर उन रंग बिरंगे, पर्यावरण के अनुकूल, इको फ्रेंडली बर्तनों पर पड़ती है। भाई, ये कप तो बहुत सुंदर है और इसमें से तो मिट्टी और नारियल की एक भीनी भीनी सी सुगंध भी आ रही है। ये कितने का है? साहब, ये मेरी पत्नी ने हाथों से बनाया है, सिर्फ 50 रुपए का। मुझे ऐसे 10 कप और 2 बड़े शोपीस दे दो। ये तो किसी भी आधुनिक दुकान के प्लास्टिक से लाख गुना बेहतर है। धीरे धीरे उनकी दुकान मशहूर हो जाती है। लोग दूर दूर से रीमा के बनाए नारियल के क्राफ्ट और बर्तन खरीदने आने लगते हैं। टुन्नू के पापा भी ग्राहकों की भीड़ देखकर बहुत खुश हैं। व्यापार दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करने लगता है। कुछ ही महीनों में नारियल के उस व्यापार से परिवार के पास खूब पैसा आ जाता है। उन्होंने अपनी उसी जगह पर ईंट और सीमेंट का एक बड़ा, पक्का और मजबूत घर बनवा लिया है। घर के आंगन में अभी भी सजावट के लिए उनके वो पुराने नारियल के शोपीस रखे हैं जो उनके बुरे वक्त के साथी थे। आज फिर मौसम सुहाना हो गया है और तेज बारिश शुरू हो गई है। पूरा परिवार बरामदे में बैठकर हंसते मुस्कुराते हुए बारिश का मजा लेता है। वाह, क्या बारिश है! अब न छत टपकने का डर है और न व्यापार की चिंता। और ये सब सिर्फ तुम्हारी हिम्मत और सूझबूझ के कारण मुमकिन हुआ है रीमा। रीमा की मेहनत ने साबित कर दिया था कि अगर इंसान के पास इच्छा शक्ति हो तो वह कूड़े से भी अपने सपनों का महल खड़ा कर सकता है। गर्मी का महीना था, सूरज आग उगल रहा था और पूरा सुंदरवन भीषण गर्मी से तप रहा था। दोपहर के वक्त
पेड़ पौधों के पत्ते सूख कर झड़ने लगे थे और पशु पक्षी अपने घोंसलों में दुब के हाँफ रहे थे। ऐसे ही एक छोटे और कमजोर घोंसले में बूढ़ी चिड़िया गर्मी के मारे बेहाल लेटी हुई थी। उसकी बेटी रानी चिड़िया अपनी बीमार माँ को हवा कर रही थी, लेकिन गर्मी इतनी थी कि हवा भी बदन को झुलसा रही थी। अरे रानी, जरा जोर से पंखा झल बेटी, इस पत्ते से तो हवा ही नहीं लग रही है। ऐसा लगता है जैसे चारों तरफ आग की लपटें चल रही हों। इस बूढ़ी जान को इस गर्मी से कब राहत मिलेगी? माँ, तुम जरा भी चिंता मत करो, बस कुछ दिनों की तो बात है। जब हमारे भैया टुन्नू की शादी हो जाएगी तो घर में नई भाभी आएगी। वो अपने साथ दहेज में एक चमचमाता हुआ नया एसी लेकर आएगी। फिर हमारे इस छोटे से घोंसले में भी बड़े लोगों की तरह ठंडी ठंडी हवा चलेगी और तुम्हें कभी कष्ट नहीं होगा। बेटी की यह सांत्वना भरी बात सुनकर बूढ़ी माँ की आंखों में एक अनोखी चमक आ गई। वह मन ही मन अपनी अमीर बहू और ठंडी हवा देने वाले ऐसी के सपने देखने लगी। कुछ ही दिनों बाद टुन्नू की शादी का दिन आ गया, लेकिन किस्मत का खेल तो देखिए। टुन्नू की शादी एक बेहद गरीब और सीधे सादे परिवार की रीमा चिड़िया से हो गई। जब विदाई के बाद रीमा ब्याह कर पहली बार अपने ससुराल पहुंची तो उसकी सास की लालची नजरें सिर्फ बड़े बड़े बक्सों और सामान को ढूंढ रही थीं। अरे बहू, तुम्हारी डोली तो आ गई, पर तुम्हारे साथ आने वाला बाकी का सामान कहाँ रह गया? गाड़ी भर के जो दहेज और आलीशान सामान आने वाला था, वो गाड़ी कहाँ खड़ी है? माँ जी, मेरे माता पिता बहुत ही गरीब हैं। उनके पास देने के लिए कोई धन दौलत या बड़ा सामान नहीं था। मेरे पास बस ये एक छोटी सी कपड़े की पोटली है, जिसमें मेरा थोड़ा बहुत रोज का सामान और कुछ पुराने कपड़े हैं। ये सुनते ही सास के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी सारी उम्मीदें पल भर में टूट गईं और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। क्या सिर्फ एक छोटी सी पोटली? हाय रे मेरी फूटी किस्मत। मैं तो सोच रही थी कि बहू आएगी तो नया एसी लाएगी और मेरी इस बूढ़ी हड्डियों को इस जानलेवा गर्मी से हमेशा के लिए राहत मिल जाएगी। पर यहाँ तो फूटी कौड़ी भी नहीं आई। इस कंगाली में मेरा क्या होगा? शादी के अगले ही दिन दोपहर के वक्त रीमा रसोई में मिट्टी के चूल्हे के पास बैठकर पूरे परिवार के लिए खाना बना रही थी। ऊपर से दोपहर के सूरज की भयंकर तपिश और नीचे से चूल्हे से निकलती हुई आग की लपटें रीमा पसीने से पूरी तरह तरबतर हो चुकी थी और उसे चक्कर आ रहे थे। तभी उसकी सास से सहानुभूति देने के बजाय ताने मारने लगी। बड़ी आई महारानी, खाना बनाने में इतना वक्त लगा रही हो, लाड़ प्यार से रही होगी अपने गरीब मायके में। यहाँ तो वक्त पर काम करना पड़ेगा। वैसे भी तुम्हारी वजह से ठंडी हवा तो नसीब हुई नहीं, अब क्या भूखा मारकर मार डालोगी? कम से कम समय पर खाना तो सामने रख दिया करो। सास की इतनी कड़वी बातें सुनकर रीमा की आंखों से टप टप आंसू गिरने लगे। तभी वहां ननद रानी चिड़िया आ गई। उसे अपनी नई भाभी की यह दयनीय हालत देखकर बहुत दुख हुआ और वह अपनी माँ के सामने खड़ी हो गई। माँ, अब बस भी करो। भाभी सुबह से बिना कुछ खाए पिए हम सब के लिए जलते हुए चूल्हे के सामने खाना बना रही हैं। गर्मी उन्हें भी लग रही है, पर वो शिकायत नहीं कर रही है। इसमें उनकी क्या गलती है कि उनके माता पिता गरीब हैं? हमें उनके साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए। नहीं रानी, तुम अपनी माँ जी से बहस मत करो। माँ जी बड़ी है, वो जो कह रही हैं ठीक ही कह रही है। मैं जल्दी से खाना तैयार कर देती हूँ। 2 दिन बाद उनके पड़ोस में रहने वाले कालू कौवे के घर भी एक नई बहू आई। कालू की शादी एक बहुत ही अमीर घराने की गोरी कौवी से हुई थी। गोरी अपने साथ बहुत सारा कीमती सामान और एक बड़ा आधुनिक एसी लेकर आई थी। यह देखकर कालू की माँ घमंड से फूली नहीं समा रही थी। वह जानबूझकर रीमा की सास को चिढ़ाने के लिए उनके घोंसले पर आई। अरे ओ टुन्नू की अम्मा, सुना है तुम्हारी बहू तो बस एक फटी सी पोटली लेकर आई है। जरा कभी मेरे आलीशान घोंसले में आकर देखो, मेरी गोरी बहू कितना बड़ा एसी लेकर आई है। रिमोट का एक बटन दबाते ही पूरा कमरा शिमला जैसा बर्फीला हो जाता है। तुम तो इस जन्म में बस हाथ के पंखे से ही हवा करते रह जाओगी। पड़ोसन के जाने के बाद सास का पारा चढ़ गया। वह रीमा के पास गई और उसे और अधिक कोसने लगी। रीमा ने अब ठान लिया कि वह अपनी माँ जी को इस तरह रोज रोज दूसरों के सामने जलील नहीं होने देगी।
वह पढ़ी लिखी और समझदार थी, इसलिए उसने अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करने का फैसला किया। रीमा तुरंत बिना किसी को बताए जंगल के कुम्हार काका के पास गई। उसने उनसे एक बहुत बड़ा और मोटे तले का मिट्टी का मटका तैयार करवाया। इसके बाद उसने अपनी बची हुई छोटी सी जमा पूंजी से कबाड़ वाले से एक पुरानी मोटर, एक छोटा पंखा, सूखी घास और पानी की एक छोटी पाइप इकट्ठा की। वह घोंसले के एक कोने में बैठकर कुछ बनाने लगी। रीमा, ये तुम मट्टे के साथ क्या तोड़फोड़ कर रही हो? इस मिट्टी के घड़े में पंखा और तार के लगा रही हो? इससे क्या होने वाला है? टुन्नू जी, आप बस थोड़ा सा धैर्य रखिए और देखते जाइए। मैं अपनी माँ जी के लिए एक ऐसा अनोखा उपहार बना रही हूँ जो उनके सारे कष्ट दूर कर देगा। रीमा ने बड़ी कुशलता से मटके के बीच में एक बड़ा गोल छेद किया और वहां पंखा फिट कर दिया। मटके के चारों तरफ छोटे छोटे